नमस्कार। आज हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का अगला पार्ट जो है पार्ट थर्ड उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि कोई भी आयन या सोल्यूट अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अब उसमें हमने सिंपल डिफ्यूजन की भी बात की और हमने सुगमित विसरण या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की भी बात की, और दोनों में ही किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अगले पार्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसा हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर किसी चैनल के माध्यम से ऊर्जा खर्च करते हुए एटीपी के रूप में यदि वो ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब जब इसमें एनर्जी खर्च होती है और वो अपनी लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं कि इसमें जो चैनल होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो किस किस फॉर्म में अपना रोल अदा करते हैं और ये प्रक्रिया जो है वो किस रूप में जानी जाती है। एक तो वो है कि जिसमें एक ही मॉलिक्यूल है जो कि मेम्ब्रेन के आर पार किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू अभिगमित हो रहा है। जैसे इसमें कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू कोई भी सोल्यूट ट्रांसपोर्ट हो रहा है अगेंस्ट ग्रेडियंट और वो एनर्जी खर्च कर रहा है, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और दूसरा है कपल ट्रांसपोर्ट, जिसमें दो मॉलिक्यूल साथ साथ ट्रांसपोर्ट होते हो। अब वो एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। यदि दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसे हम सिम्पोर्ट कहते हैं, और यदि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसे हम एंटीपोर्ट कहते हैं। अब हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन पंप। अब ये जो प्रोटीन पंप, पी पंप जिसे हम कहते हैं, इसकी बात करते हैं तो यहाँ हम डायग्राम में समझ सकते हैं एनिमेशन से कि कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं उनको कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो कि एनर्जी एटीपी के रूप में मिलती है। अब वो मॉलिक्यूल्स को, जैसा कि हम इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि ये रेड मॉलिक्यूल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वहां इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, लेकिन सेल के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो यह कम से अधिक सांद्रता की तरफ मूव कर रहा है। अब वो इस प्रोटीन जो चैनल है, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये घूम रहा है, इसका मतलब इसको एनर्जी चाहिए घूमने के लिए। तो एक तो एनर्जी खर्च हो रही है और अगेंस्ट ग्रेडियंट जा रहा है, तो एटीपी ट्रांसपोर्ट टाइप हो गया ये। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से ये जो येलो जो आपको सॉल्यूट दिखाई दे रहे हैं, ये जो है अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो रेड बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर, और बाहर से अंदर ब्लू, इसमें रेड येलो कलर के मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं। ये है एंटीपोर्ट का टाइप। दो मॉलिक्यूल साथ साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक अगेंस्ट ग्रेडियंट कर रहा है, तो उसके साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट बिना एनर्जी खर्च किए मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जो कि सोडियम के आयन है। तो एमिनो एसिड जो है वो अंदर से बाहर आ रहे हैं और सोडियम जो है वो बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो ये टाइप जो है सोडियम, ऐसे ही एग्जांपल इसका सोडियम पोटेशियम पंप का मिल जाएगा, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। यहां हम देख सकते हैं एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप, साइड 1, साइड 2। यहाँ एटीपी खर्च होता है एक, तो S1 से S2 जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है और यूनिपोर्टर कहलाता है, क्योंकि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम इसमें कि एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है और इसके आधार पर कितने प्रकार के आयन पंप होते हैं, ऐसे पंप जो आयन का ट्रांसपोर्टेशन करते हो। जैसे हम बात करते हैं पी पंप, पी क्लास पंप, प्रोटीन पंप। एफ क्लास यानी कि इसमें फोलिकल, ठीक है। वी यानी कि वेसाइकल, और एबीसी यानी कि एटीपी बाइंडिंग कैटालिटिक ट्रांसपोर्टर। तो ये ट्रांसपोर्टर जो है, यदि हम इसकी बात करें तो एक ही डायग्राम में हम तीनों को समझ सकते हैं कि पी टाइप के जो होते हैं वो जिसमें
एटीपी बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे एटीपी कैटेलाइज होता है और ये कंफर्मेशन चेंजेस करते हैं अपने अंदर और वो आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसे एफ और वी जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शनली जो है वो डिफरेंट होते हैं। एक जो होता है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटॉन को और दूसरा जो होता है वो अगेंस्ट ग्रेडियंट प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, आगे हम देखेंगे इसमें। लेकिन ये दोनों ही प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं। और एबीसी जो सुपर फैमिली होती है इसमें हम देख रहे हैं ये ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है और कई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको ये, जिसमें कई ड्रग्स है, लिपिड के हैं, मोलिक्यूल्स जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। तो एटीपी बाइंडिंग जो है इसमें साइट्स होती है। अब हम पी क्लास आयन पंप की बात करते हैं। तो ये एक जीन फैमिली है और सारी सीक्वेंस होमोलॉजी होती है और इसमें सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है अधिकतर एनिमल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें पाई जाती है और ये एक प्रकार का एंटीपोर्ट पंप है, ठीक है। और ये एटीपी पे डिपेंड होता है और उसमें सोडियम आयन जो होता है जो कि बाहर से अंदर आता है और पोटेशियम जो है वो एक्सचेंज होता है। तो ऐसे ही प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज जो होता है वो भी ऐसे ही स्टोमक के अंदर होता है तो उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो पी आयन के अंदर ऐसे ही तीसरा यदि हम देखें तो कैल्शियम आयन एटीपेज होता है। तो यहाँ हम कई अलग अलग प्रकार के देख रहे हैं जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज, प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज, कैल्शियम एटीपेज जहाँ पे कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, एटीपी डिपेंडेंट होते हैं और कैल्शियम जो होता है वो साइटोसोल से बाहर जाता है और इसमें ल्यूमन में या सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इसी टाइप ये एंटीपोर्टर टाइप है, इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं इसमें। ऐसे ही कैल्शियम एटीपेज पंप होता है जो कि साइटोसोल की कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को निम्न बनाए रखने में सहायक होता है। अब हम सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि 3 सोडियम आयन जो होते हैं वो सेल के बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। तो पोटेशियम आयन जो होते हैं वो सेल से अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बाहर से अंदर आ रहे हैं सोडियम आयन और ये पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर जा रहे हैं। अब सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर या बाहर जो है वो हाई है, अंदर कम है। तो हाई टू लो की तरफ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ यदि हम बात करें कि सोडियम के ये पोटेशियम पंप काम कैसे करता है, तो यहाँ सेल के अंदर सोडियम और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम जो है वो यही पंप करता है और एक साइकिल के अंदर एक एटीपी जो है वो खर्च होता है और पर सेकेंड 100 साइकिल जो है वो इस पंप के चलते हैं। तो आउट ऑफ जो देखो आप न्यूरॉन्स के अंदर वैसे मानते हैं कि टोटल जो है 1/4 एनर्जी जो है वो इसी में खर्च होती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी ट्रांसपोर्टर के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर अंदर कॉन्सेंट्रेशन सोडियम आयन की कम है तो ये 3 मॉलिक्यूल इसमें अटैच होंगे। देन ये ट्रांसपोर्टर जो है वो अपना कन्फर्मेशन चेंजेस करेगा, शेप में बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा तो सोडियम आयन जो है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे और पोटेशियम जो है वो बाहर से अटैच होंगे अंदर की स्पेस में, थर्ड स्टेज में देख रहे हैं। और ये अगेंस्ट ग्रेडियंट जो है ये भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, है ना। तो सोडियम पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम यही है, इसका है सोडियम पोटेशियम। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें कैल्शियम आयन पंप है और इसको सेरका यानी कि सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपेज के नाम से जानते हैं। कैल्शियम आयन जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो फास्फोराइलेशन होता है एटीपी के थ्रू, कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, कैल्शियम आयन अंदर अटैच होते हैं, देन अंदर की तरफ ओपन हो जाता है और देन ये बाहर से अंदर रिलीज कर देते हैं कैल्शियम आयन को। ऐसे ही एफ क्लास जो है जिसमें हम देखते हैं कि इसके 2 मेन पार्ट है। ये हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे F0 F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हम CF0 CF1 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे F जो है F0 डोमेन जो मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो धसी रहती है, ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और F1 जो होता है वो या तो मैट्रिक्स की तरफ होता है या हम क्लोरोप्लास्ट के रेफरेंस में कि वो उसमें स्ट्रोमा की तरफ होता है। तो ये पेरिफेरल डोमेन कहलाती है। और पेरिफेरल डोमेन जो है वो अल्फा और बीटा की और गामा की यूनिट्स जो होती है उससे मिलकर बनी होती है। इसमें लिंक के लिए ये इसमें एक सब यूनिट उपस्थित होती है। तो कई सारी सब यूनिट्स होती है मिलकर के बनी होती है। अब यहाँ पे जो मेन फंक्शन है एफ क्लास का वो हम देखते हैं कि एफ एटीपेज जो होता है जिसमें प्रोटॉन आयन जो होता है वो अपनी डाउन देयर
प्रोटॉन की ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा। तो प्रोटॉन हाई टू लो की तरफ मूव करेगा तो अंदर से बाहर जा रहा है, यानी साइटोप्लाज्म की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कि यह जब मूव करेगा तो ये एटीपी जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट यानी हाई टू लो की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एटीपी जनरेट करने का काम करता है। तो ये तो हो गए F1 पंप। अब वी क्लास के जो पंप होते हैं वो स्ट्रक्चर में आपको एफ पंप के समान ही इसकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये प्रोटॉन जो होते हैं वो अगेंस्ट ग्रेडियंट जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ यदि हम ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन लेते हैं तो इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में अंदर ल्यूमन है, तो बाहर से ये अंदर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, है ना। इसकी वैक्यूल की मेम्ब्रेन, सॉरी, तो वैक्यूल के अंदर यदि हम दे रहे हैं तो वैक्यूल में साइटोप्लाज्म से ये अंदर ल्यूमन की तरफ ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अगेंस्ट ग्रेडियंट जो है वो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस दौरान यहां पर एटीपी खर्च हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो ये जो है वी क्लास पंप कहलाते हैं। तो अधिकतर वैक्यूल, वी एंड वैक्यूल से आया, वैक्यूल मेम्ब्रेन में लाइसोसोम्स के मेम्ब्रेन जो होती है, एंडोसोम्स होती है, उसमें काम करता है। तो एफ टाइप और वी टाइप दोनों में फर्क, सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही प्रोटॉन का इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन अंतर यह है कि एफ में जो होता है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट और वी में ये अगेंस्ट ग्रेडियंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऐसे ही कई सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एग्जांपल है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। आप सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में ग्रेडियंट फ्रॉम प्राइमरी पंप पावर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें डिफरेंट टाइप के एंटीपोर्टर और सिम्पोर्टर होते हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि सोडियम ग्रेडियंट जो है, सोडियम आयन का ग्रेडियंट जो है वो एक पावर कन्फर्मेशनल चेंजेस करता है। यहाँ पे अटैच होते हैं ये, और चेंजेस करेगा, ओपन होते ही बाहर से अंदर से अटैच हो जाएंगे, और अटैच होते ही साथ में और लिगेंड जो होंगे वो भी अटैच हो जाएंगे। तो ग्लूकोज का मोलिक्यूल जो होगा वो भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो दोनों एक साथ साथ आएंगे तो ये सिम्पोर्ट टाइप का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ऐसे ही कई सारे चैनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं किसी भी पर्टिकुलर आयन के लिए। तो ऐसे स्पेसिफिक चैनल जिनकी साइज और उनके चार्जेस जो होते हैं उनके ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल जो है वो किस प्रकार ट्रांसपोर्ट होंगे। तो स्पेशली यदि हम पोटेशियम चैनल की बात करते हैं तो सोडियम जो होता है वो स्मॉलर होता है, कुछ चार्जेस होते हैं उसमें, स्पेसिफिक कुछ फिल्टर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल का। तो ये डायग्राम जो है इसमें हम अंदर की तरफ देख रहे हैं, पोटेशियम सोडियम आयन जो है वो फिल्टर होते हैं, अटैच हो रहे हैं इसमें यहाँ पे। तो यहाँ पे साइज जो है वो इसकी ओपनिंग की साइज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इसके ऊपर उपस्थित होते हैं। तो पर्टिकुलर जो है वो आयन के लिए पर्टिकुलर चैनल होते हैं। ऐसे ही यदि हम देखें यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो है दूसरे भी है मोस्ट ऑफ दी। तो चैनल गेट का ओपन होना या बंद होना वो डिपेंड करता है कि किसी प्रकार का यदि कोई लिगेंड है तो लिगेंड गेटेड कहलाते हैं, यदि वोल्टेज बेस्ड है तो वोल्टेज गेटेड चैनल कहलाते हैं। मैकेनिकल गेटेड का मतलब है कोई भी मैकेनिकल फोर्स के थ्रू वो ओपन या क्लोज होते हैं। तो ऐसे ही हम आगे बात करते हैं, जैसे लीक चैनल है। लीक चैनल वो है जो ऑलवेज ओपन रहते हैं, वो लीक होते रहते हैं आयन उनमें से। ठीक है, तो ऐसे ही पोटेशियम चैनल जो है उनमें उनका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अंदर से पोटेशियम जो है वो रेगुलर बाहर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये ऑलवेज ओपन होते हैं। और पोटेशियम जो है वो अपनी सांद्रता प्रवणता या अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट हाई टू लो की तरफ मूव करते हैं। और ये चैनल जो होते हैं ये सोडियम आयन पोटेशियम की उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी मेंटेन रखते हैं। ऐसे ही लिगेंड गेटेड होते हैं, जिसमें कोई लिगेंड होता है वो जो ही बाइंड होता है तो इसकी कन्फर्मेशन चेंजेस हो जाती है। आयन जुड़ता है तब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो ही लिगेंड जुड़ता है देन इसकी शेप चेंज हो जाती है और ये ओपन हो जाता है, तो कोई भी आयन ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ऐसे ही वोल्टेज गेटेड होते हैं। तो वोल्टेज में ये बहुत सेंसिटिव होते हैं कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस यदि कोई वोल्टेज जो है वो क्रिएट होता है तो उसकी के द्वारा ही ये चैनल इसमें ओपन होते हैं या फिर क्लोज होते हैं। तो जब वोल्टेज जो होता है उसमें कोई ट्रिगर होता है देन ये ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे जो ही वोल्टेज हाई हो जाएगा +40 देन ये ओपन हो गए। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि आयन जो है वो चाहे वोल्टेज बेस्ड हो चाहे वो लिगेंड बेस्ड हो, किसी भी बेस पे वो उनके स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल होते हैं उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं।
तो मेम्ब्रेन में भी यदि हम देखते हैं कई कई चैनल्स ऐसे होते हैं जो इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है, अलग मैकेनिज्म के द्वारा। तो इसमें भी सोडियम चैनल जो है वो एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, जो हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे भी इसको इनएक्टिवेटेड, वो एक स्पेसिफिक बाइंडिंग गेट के द्वारा उसको बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे ही हम आगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की और भी प्रोसेस यदि देखें तो उसमें से आती है एंडोसाइटोसिस। ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक प्रोसेस है। एंडोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी मेम्ब्रेन के या सेल के अंदर यदि कोई पार्टिकल या आयन या सोल्यूट जो होता है वो यदि इंगल्फ किया जाता है या बाहर से अंदर आता है तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो बल्क में एक मटेरियल सेल के द्वारा इंगल्फ किया जाता है जिसमें एनर्जी भी यूज होती है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होकर के उस फूड पार्टिकल को कवर कर लेती है और एक धानी टाइप बना लेती है, जैसे ये अंदर से इंगल्फ करके यहाँ पे धानी बना लेती है। यहाँ पर हम एक स्कैनिंग डायग्राम देख रहे हैं जिसमें किसी भी पार्टिकल को ये इंगल्फ कर रही है। तो ये सेल ईटिंग प्रोसेस जो है वो कहलाती है। तो फूड वैक्यूल का निर्माण करती है या डाइजेस्ट, उस फूड को बाद में डाइजेस्ट करने का कार्य करती है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो है बैक्टीरिया में, सेल में कई बार हमने देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम दूसरा जो देख रहे हैं वो एक्सोसाइटोसिस को देख रहे हैं। तो ये डायग्राम से हम देख सकते हैं कि सेल अंदर से किसी भी वैक्यूल के थ्रू वो उस पार्टिकल्स को या मोलिक्यूल्स को या डाइजेस्ट जो मटेरियल होता है उसको बाहर की तरफ इसको छोड़ देती है। तो फोर्सली जो है वो मटेरियल जो है वो सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। और इसमें मेम्ब्रेन जो होती है उसके चारों, मेम्ब्रेन जो होती है उसको कवर्ड रखती है मटेरियल को, और वो बाहर की मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है जैसा कि हम इस एनिमेशन डायग्राम में देख रहे हैं। और वो इसमें भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ऐसे ही जो इतने भी वेस्ट जो रिलीज करना होता है या हार्मोन्स रिलीज करने होते हैं सेल में, तो वो इसी प्रोसेस के द्वारा रिलीज होता है। तो ये आज का तीसरा जो है वो चैप्टर था जिसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। तो अब हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरा चर्चा कर चुके हैं। उसमें हम पैसिव और एक्टिव दोनों देख चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स के पंप्स जो है उस पर चर्चा कर चुके हैं, चैनल के बारे में, गेट के बारे में, ट्रांसपोर्टर कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में देख चुके हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं कि एंटीपोर्ट किसे कहते हैं, सिम्पोर्ट किसे कहते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस जो है, ये डेफिनेशन जो है वो छोटी छोटी हमें याद रखनी चाहिए।